All right. So question number 12 में the weight of the beam is also going to be applied. Why? The reason is you see this is again a uniform meter rule. That means the weight is going to act at its center, and the center of the beam is at the 50 centimeter mark, right? यहाँ होता है ना उसका center. और क्योंकि यहाँ पे पिवट नहीं लगा हुआ, अगर पिवट यहाँ पे होता बिल्कुल जहाँ सेंटर के नीचे, तो कोई मसला नहीं था, इसका अपना वेट टर्न नहीं करता. लेकिन क्योंकि इसका वेट पिवट से पास नहीं कर रहा, इसका मतलब it will also have a turning effect. And what turning effect this has? Clockwise turning effect. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको यूं रोटेट करें पिवट की तरफ तो ये क्लॉकवाइज है, यानी कि अपने वेट की वजह से ये गिरने की कोशिश करेगा. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये फोर्स लगाई है जो कि उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रही है, और वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा. ठीक है, ओके. आपको बताना है कि इसका वेट कितना है, तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 10, और क्लॉकवाइज के लिए वेट मल्टीप्लाई बाय, ये कौन सा डिस्टेंस होगा? वेट लग रहा है 50 पे, पिवट है 10 पे, तो ये जो डिस्टेंस है वो है हाउ मच? वो है 40 सेंटीमीटर्स. तो 40 इंटू डब्ल्यू. अब ये 40 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 अपॉन 40, 0 0 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, यानी कि 1 न्यूटन. इसका आंसर है ए. ठीक है. अच्छा, आई वुड सजेस्ट ये 4 10 या 40 करके मत रखा करें, एंड तक के लिए छोड़ दिया करें, फिर कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है. Although you have the option of using calculators, but still. Okay, question number 16 is a little challenging question. I want you guys to understand the question yourselves, right? तो 2 मिनट ले लें, क्वेश्चन नंबर 16 को एक दफा सही से पढ़ लें, एंड आई होप मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही होगी, लैग नहीं हो रही. हो रही है तो प्लीज मुझे बता दें. एंड प्लीज रीड क्वेश्चन 16 once nicely. जी भाई. ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया. ओके, चलो देखो, क्वेश्चन ये है कि इसमें यहाँ पे वेट लगा हुआ, यहाँ पिवट है, और यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स है. ठीक है, जरा इसको गौर से सुनिएगा. अब अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये स्प्रिंग इस वक्त दोनों स्ट्रेच्ड हुए हैं, वैसे ना फुली स्ट्रेच्ड है. ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड. ओके जी, जस्ट अ सेकंड. यस, तो आई वाज सेइंग कि देखो ये दोनों स्प्रिंग्स हैं इस वक्त स्ट्रेच्ड है, और इस वक्त ये जो भी बीम है ये बैलेंस्ड है. ऑलराइट, अब हमें क्या करने वाला हूं, हमें देखें पता है, वी नो दैट टर्निंग इफेक्ट यानी कि मोमेंट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. नाउ इफ वी increase the distance from the pivot, the turning effect increases, and vice versa, right? If we decrease the distance from the pivot, यानी कि अगर मैं इस वेट को पिवट के करीब लेकर आऊंगा, तो इस वेट की वजह से जो मोमेंट है, वो कौन सा मोमेंट है बाय द वे? वो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम होना शुरू हो जाएगा अगर मैं ये डिस्टेंस कम कर दूंगा, तो राइट. अगर वेट को मैं राइट साइड पे मूव करवाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो जाएगा, और जो इसकी वजह से जो बीम है वो ऊपर आना शुरू कर देगी.
यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जब कम हो जाएगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट ग्रेटर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से, सो द बीम विल टर्न क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आ रही है? Why is anti-clockwise moment decreasing? The anti-clockwise moment would decrease if the weight is moved towards the pivot. That means the distance is decreased. If the distance is decreased, then the turning effect, yani the moment is decreased. So if the anti-clockwise moment decreases, that means it becomes lesser than the clockwise moment. Okay? So the beam will go up. If the weight goes to the right, please सुनना इसको वापस से. If the weight goes to the right side, if I move the weight to the right side, मैं यहाँ लिख लेता हूँ. If weight goes to the right, beam turns clockwise, यानी कि upwards from the left hand side. यानी कि बीम यूं टर्न करना शुरू कर देगी. सही. जैसे बीम यहाँ से यूं ऊपर टर्न करेगी, लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ और राइट साइड से नीचे की तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट ग्रेटर हो चुका है एंटी क्लॉकवाइज से, तो क्या होगा? कौन से वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा? स्प्रिंग वाई वुड कंप्रेस. यार ये मुझे पता कि नहीं चलता कि लोग एंड होना चाह रहे हैं. जस्ट अ सेकंड. ओके, सो स्प्रिंग, अब यही कर लिया करें आप लोग, ग्रुप पे लिख लिया करें अगर आप लोग लेट ज्वाइन करें तो. ठीक है, ऑलराइट. जी, तो मैं ये कह रहा था कि क्लॉकवाइज जब टर्न होगा तो स्प्रिंग वाई वुड गेट कंप्रेस्ड, राइट, एंड स्प्रिंग एक्स वुड गेट एक्सटेंडेड. ये स्ट्रेच हो जाएगा. तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि अगर W को हम मूव करें टू द पिवट, टुवर्ड्स द पिवट, हाउ डज द एक्सटेंशन ऑफ ईच स्प्रिंग चेंज. अब ये देखो, ये क्वेश्चन P1 का है. अगर यही क्वेश्चन P2 में आता तो यू कुड हैव रिटन मच अबाउट इट. तो आपसे कहता, इफ द वेट इज मूव टू द राइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द एक्सटेंशंस ऑफ द स्प्रिंग्स. तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग Y decreases, यानी कि द स्प्रिंग Y gets compressed and spring X gets stretched, and the reason is, since the distance from the pivot decreases, the anti-clockwise moment decreases, and hence it becomes lesser than the clockwise moment. So clockwise, the beam turns clockwise, making the spring Y to compress and spring X to stretch. इसका आंसर ये है, extension of spring X increases and extension of spring Y decreases. ठीक है, एक्सटेंशन डिक्रीज हो जाती है Y की. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. इट वाज वेरी गुड. अब इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा क्लास के फौरन बाद, तो आप लोग देख लेना इसको वापस से, जो लोग अभी ज्वाइन किया. Last question 17 before I move on to the new thing, which is stability, which is also connected to this chapter. Question 17 एक दफा देख लें. इसका pivot labeled है. pivot कहाँ पर है? labeled है. और I can see 3 forces here. अगर pivot क्योंकि सेंटर के नीचे नहीं है, अगेन मैं इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, जब भी मोमेंट का क्वेश्चन है इस बात को देख लिया करें. द पिवट नॉट एट द सेंटर, यानी कि आप बोल सकता हूँ कि पिवट, आई कैन ऑल्सो कॉल दिस एज पिवट नॉट इन लाइन विथ वेट. जो बीम का अपना वेट है वो पिवट से पास ऑन नहीं कर रहा. सही है. वेट, जो बीम का वेट है वो है 4 न्यूटन. वो ये रहा. ये कितने सेंटीमीटर्स पर होगा? अगर ये बीम 40 सेंटीमीटर्स की है, तो यानी कि जो वेट लग रहा होगा वो बिल्कुल हाफ वे पे लग रहा होगा, 20 सेंटीमीटर, अगर ये यूनिफॉर्म बीम है तो. लेकिन इसने कहीं बोला है कि यूनिफॉर्म बीम है. बीम ऑफ लेंथ इज पिवटेड एट वन एंड, the weight of the beam is 400 and it acts at a point 20 centimeters from pivot. हाँ, इसका मतलब ये बीम यूनिफॉर्म बीम है. कैसे पता चला? क्योंकि देखो वेट जो है वो पिवट से 20 सेंटीमीटर्स दूर लग रहा है और बीम 40 सेंटीमीटर्स की. इसका मतलब बिल्कुल हाफ वे पे लग रहा है. If the weight is acting exactly at halfway, that means it was a uniform beam. क्योंकि यूनिफॉर्म जो बीम्स होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर में होता है. ठीक है. खैर ये जानना जरूरी नहीं था कि यूनिफॉर्म है कि नहीं, क्योंकि उसने खुद बता दिया कि ये 20 सेंटीमीटर पे लग रहा है वेट. ओके.
अच्छा जी, और जो है वो 2 न्यूटन का एक वेट इस पे हैंग हो रहा है, वो 10 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर हो रहा है फ्रॉम द पिवट। एन अपवर्ड फोर्स यू इसको बैलेंस कर रही है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है, you need to label which of the forces are clockwise forces and which of the forces are anti-clockwise forces। सही है। तो अब यहाँ पे आप मुझे बता दें कौन कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज। ये जो जो 2 न्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स, सॉरी, हाँ सॉरी क्या कह रहे हैं, जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं ये कौन सी हैं? डाउनवर्ड फोर्सेस है वो सॉरी क्लॉकवाइज है, और जो अपवर्ड फोर्सेस वो एंटी क्लॉकवाइज। जी ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन ये कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि अगर डाउनवर्ड फोर्स होगी तो वो क्लॉकवाइज होगी, बट यहाँ पे इस सिचुएशन में क्योंकि पिवट लेफ्ट पर है, और अगर आपको याद है मैंने पेन वाली की एग्जांपल दी थी, तरीका बताया था उसके थ्रू, यस यू आर राइट, द डाउनवर्ड फोर्सेस आर बोथ क्लॉकवाइज एंड द अपवर्ड फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। So we can easily find out u here, and what would that be? That would be, let's try, clockwise moment equals to anti-clockwise moment. Clockwise moment is 2 multiplied by 10 plus, remember not to add the forces but add the moments, 2 multiplied by 10, just a second जी, plus 4 multiplied by how much, ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए 4 का, 4 न्यूटन फोर्स का कितना डिस्टेंस होना चाहिए भाई, किससे 20। मल्टीप्लाई करें? 20, करेक्ट, equals to u multiplied by how much, 40। सही है, and this is how you will get u। so 20 plus 80 equals to 40u, 100 equals to 40u, and then u will be equal to 100 over 40, and 10 over 4 is 2 point how much, 2.5, ठीक है, 2.5 newtons, and here you go, the answer is C। ठीक है। So this was a little recap of moments that we did in classes before E। Okay, now we are going to do a connected topic which is called stability। Stability has a lot to do with turning effect, because when a body is not stable, and we learn what is unstable, unstable बोलते किसको है, when a body is not stable it falls off। Why? Because of a turning effect। क्या मतलब है इसका, ये देखिएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 2 पिक्चर्स बताता हूँ, एक दोनों कोन की हैं, कॉनिकल कोई शेप है, पेपर ग्लास है व्हाटएवर, और ये अगर मैं इस तरह रखूं इसको, कंडीशन 1 और पोजीशन 2, कौन सी पोजीशन में दिस इज मोर स्टेबल? 1। 1 में। अच्छा, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर मैं गिरे नहीं। इसको, गिरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं, गिर तो ये भी सकता है, पोजीशन 1 का कोन भी गिर सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि गिरे नहीं, इसका मतलब होता है कि अगर आप इस पे फोर्स लगाएं, स्लाइट फोर्स, थोड़ी बहुत फोर्स लगाएं, सही है, अब यहाँ पे ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ी बहुत फोर्स लगाने पे वो अपनी शेप चेंज कर दे, यानी कि वो डिसलोकेट हो जाए, लेकिन वापस से जैसे आप फोर्स हटाएं, देखिए जैसे आप इस पे फोर्स लगाएंगे, पता है क्या हो जाएगा, मैं अगर इसको व्हाइट से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का लगेगा, लगेगा कि नहीं? और फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद जैसे आप फोर्स हटाएंगे तो क्या करेगा, इट विल कम बैक। अग्रीड और नॉट? यहाँ पे फोर्स लगी हुई है, जैसे फोर्स हटाएंगे इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन लेकिन पोजीशन 2 में अगर कौन इस तरह की पोजीशन में था और आप इस पे फोर्स लगाएं और ये फोर्स लगे रहने दें भी, तो ये पहले तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, लेकिन जैसे आप फोर्स हटाएंगे तो क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगा या ऐसे ही गिर जाएगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा। इसका मतलब पोजीशन 2 is not stable। So what is stability? Stability is the
ability of an object to return to its original shape, to return to its original position after being slightly displaced. सही, तो ये लिख लें, although ये star definition नहीं है. What is the ability? The ability of an object, the ability of an object to return to its original position after being slightly displaced. Slightly displaced, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और जैसे फोर्स हटाई वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई. इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी. तो इसका मतलब पोजीशन 1 में स्टेबिलिटी. ऐसा क्या था पोजीशन 1 में, अब हम उसको उसका जायजा लेंगे कि व्हाट वाज सच सो unique about position 1 that the same conical flask or the conical paper, जिसमें वो मकई वाला मकई भी डाल के देता है, तो अगर इसको यूं रखेंगे तो ये क्यों स्टेबल है और यूं रखने पे स्टेबल क्यों नहीं है, इसका जायजा कभी भी किसी ने नहीं लिया होगा, लेकिन आज हम लेंगे. ठीक है, तो फरागत का फायदा उठाएंगे. फिजिक्स या साइंस बेसिकली बाज लोगों को यही लगेगी कि यार क्यों इतना फारिग टाइम है, आप छोड़ें बस, गिर गया नहीं गिरा उसमें तो ऐसे रख लें. लेकिन क्यों गिरा, क्योंकि इससे फिर बड़े ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं जिनकी स्टेबिलिटी पे जैसे गाड़ी है उसकी स्टेबिलिटी यहाँ से स्टडी किया, फिर गाड़ी के ऊपर अप्लाई किया कि गाड़ी को कैसे स्टेबल रखना है. ऐसा क्या करें गाड़ी में कि वो रेसिंग कार भी रहे और टॉपल भी ना हो व्हेन मूविंग एट वेरी हाई स्पीड. सही है, तो ये बिल्कुल फरागत वाली बात नहीं होती, इसका फायदे होते हैं, नो डाउट. ओके, सो व्हाट वाज सो स्पेशल इन पोजीशन 1, लेट्स सी दैट. तो एक तो पहले ही किसी भी लेमैन को नजर आ जाएगा कि भाई पोजीशन 1 में जो है ना वो बेस एरिया, अगर आप नोटिस करें पोजीशन 1 का बेस एरिया ज्यादा है. इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि यार बेस एरिया ज्यादा रखोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. और आप अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, इफ आई आस्क यू टू स्टैंड ऑन वन लेग एंड समबडी और मैं किसी को क्लास से बुला के बोलूं इसको जरा सर के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाओ, गिराओ हल्का सा, डिस्प्लेस करो, तो यू विल फॉल ऑफ, राइट. लेकिन अगर आप दोनों पाँव पे खड़े हैं तो अगर वो आपको एक तरफ से फोर्स लगाएगा यू विल गेट स्लाइटली डिस्प्लेस एंड यू विल रिटर्न, क्योंकि आपका जब दोनों टांगों पे खड़े होते हैं तो आपका बेस एरिया ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये तो पहली बात होगी कि बेस एरिया ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. इसकी और एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल फार्मूला 1 रेसिंग कार जो है वो अगर आपने देखा बहुत ही वाइड होती है, उसका बेस एरिया ज्यादा होता है. वो साइकिल्स या टायर्स जिसमें हमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो हम उसके जो वेट है टायर की वो बहुत चौड़ी बनाते हैं. ठीक है, इन सब चीजों से स्टेबिलिटी बढ़ती है. ये तो हो गया एक फैक्टर. सही है, तो आज हम लिख लेते हैं. वैसे हमें बहुत ज्यादा जानने की वैसे जरूरत होती नहीं है, इसके क्वेश्चन टिपिकली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है तो वो आप देख लीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है कि बेस एरिया बढ़ाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. अब मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बेस एरिया बढ़ा लो, और एक और फैक्टर है वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. बट मैं अभी ये बता रहा हूँ कि why by increasing the base area the stability increases. Now listen to me very carefully. अब इस कोन को देखें, ये इसका बेस एरिया है. ठीक है, कंसिडर करें ये कोई फिल्ड चीज है, ये ब्लैक कलर का इसके अंदर लिक्विड है जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा. ठीक है, ये फिल्ड है और इसका जो वेट होगा वो बिल्कुल सेंटर में नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये रेगुलर शेप नहीं है, इसका ज्यादा मास बॉटम की तरफ है. तो लेट्स से यहाँ पे इसका वेट है, तो ये इसका मैं डाउनवर्ड वेट का एरो बना रहा हूँ. ये एरो शो कर रहा है द वेट ऑफ द स्टफ इनसाइड दिस शेप. ठीक है, ऑलराइट. और ये मैं एक अदद वो जमीन बना रहा हूँ, ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, ऑलराइट. अब देखिए यहाँ से एक फोर्स आई और इस फोर्स ने इसके टॉप पे फोर्स लगाया और उसको जरा डिस्प्लेस करने की कोशिश की. तो जब ये फोर्स लगेगी तो ये पता किस तरह डिस्प्लेस होगा, ये इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अबाउट डिस्प्लेस होगा, इस पॉइंट के अबाउट टर्न होगा. अग्रीड, ये पॉइंट ए के अबाउट टर्न होगा. अगर आप फोर्स यहां से लगाते हैं टॉप पे, राइट साइड की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये ए के अबाउट टर्न होगा. और अगर आप फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये पॉइंट बी के अराउंड टर्न होगा. इसका मतलब इसके दो पिवट्स हैं, देयर कुड बी टू पिवट्स. ए कैन आल्सो एक्ट एज पिवट, B can also act as pivot depending upon
आप फोर्स कैसे लगा रहे हैं। अगर आप फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, जो मैं अभी आपको पिंक कलर से शो कर रहा हूँ, तो ये बी पिवट बन जाएगा। और अगर आप, येलो से शो करता हूँ इसको, अगर आप राइट फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड की तरफ, तो ये ए पिवट बन जाएगा। सही कह रहा हूँ दोनों केसेस। ऑलराइट, कंसिडर करो अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ से। अब एक ही फोर्स रहने दीजिए ताकि पता चल जाए कौन सी फोर्स। ठीक है, चलो ये फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो कौन पिवट की तरह एक्ट करेगा, ए। और ये जो कौन है, ये कुछ इस तरह का लगेगा। आप देखिएगा, इसकी शक्ल देखिएगा। ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, ज्यादा नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं। सही है, तो ये इसका वेट है, ऐसे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स वर्टिकली। और ये जो पॉइंट है ए, ए इज एक्टिंग एज पिवट। अग्रीड, सब लोग अग्री कर रहे होंगे इससे। और ये मैंने लगा दी फोर्स। अब पता है क्या होगा, इस वेट की वजह से कैसा मोमेंट क्रिएट हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये वेट जो है, इस कोन का अपना वेट एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, और इस कोन को वापस से नीचे गिरा देगा और इसको बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। मानते हैं मेरी बात, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये स्टेबल है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको कितनी देर के लिए डिस्प्लेस कर सकता हूँ, यानी फोर्स कितनी देर के लिए लगा सकता हूँ। इतनी देर के लिए लगा सकता हूँ कि जो ये वेट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना इतना ये जो कोन है इतना डिस्प्लेस हो जाए। देखो मैं यहाँ पे बना, इतना डिस्प्लेस हो जाए कि जो ये वेट लग रहा था ना, ये बिल्कुल पिवट के ऊपर से पास कर रहा हूँ, तब तक मैं इसको मूव कर सकता हूँ। कितना स्लाइटली डिस्प्लेस कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। अगर मैं इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा ली, और ज्यादा डिस्प्लेस करने की कोशिश की, और कोन कुछ इस तरह हो गया, उसका वेट यहाँ लग रहा है, अब ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा और ये यूं टॉपल हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा बेस एरिया होगा, उतना ज्यादा मेरे पास मार्जिन होगा टू अप्लाई द फोर्स। आई कैन अप्लाई फोर्स टू अ ग्रेटर क्वांटिटी, टू अ ग्रेटर डिस्टेंस। आई कैन मूव, कब तक कर सकता हूँ, आई कैन, जब तक ये वेट जो है बिल्कुल पिवट के ऊपर ना आ जाए, जब तक मैं कर सकता हूँ। क्योंकि वेट जब यहाँ पे लग रहा होगा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वजह से ये रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे ही वेट पिवट को क्रॉस कर जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा, अब जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा, एंड दैट विल मेक द कोन फॉल टू द राइट साइड। समझ में आई ये बात। तो इसलिए इस वजह से जितना बड़ा बेस एरिया होगा, उतनी दूर तक के लिए फोर्स लगाई जा सकती है, और फिर भी कोन वापस आ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो पंचिंग बैग्स होते हैं, जो बच्चों के जो खेलने की वो पंचिंग बैग्स होते हैं, वो इस तरह के कॉनिकल, थोड़े से कॉनिकल शेप के होते हैं। उनका बेस एरिया ज्यादा बनाया जाता है, और उसमें एक और फैक्टर भी होता है जिसकी वजह से वो उतने स्टेबल होते हैं। उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर इस कोन को कोई लेफ्ट साइड से फोर्स, यानी यू फोर्स लगाता इस तरह, तो भी कितनी देर के लिए फोर्स लग सकती थी, इतनी देर के लिए फोर्स लग सकती थी कि कोन भले इतना हो जाए, वेट उसका अभी भी ऐसे लग रहा है। अब ये वेट क्लॉकवाइज मोमेंट लगा के इट विल फॉल बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब ये पिवट की तरह एक्ट करेगा, लेफ्ट वाली पॉइंट जो ये पिवट एक्ट करेगा। फिर आप कितनी दूर तक फोर्स लगा सकते हो, जब तक ये वेट बिल्कुल पिवट के ऊपर हो, जब तक लगा सकते हो। जैसे ही ये वेट वाला एरो राइट साइड या इस साइड पे चला गया, पिवट को क्रॉस कर जाएगा, नाउ इट विल फॉल टू द अदर साइड। ठीक है, तो इस वजह से बेस एरिया ज्यादा होना फायदेमंद है टू मेक द ऑब्जेक्ट स्टेबल। तो ये था पहला पॉइंट। इज दिस क्लियर? Why increasing the base area increases the stability of an object? Because you can apply force to a greater distance. जब तक वो वेट पिवट को ना क्रॉस कर ले, वो स्टेबल रहता है। ऑलराइट, तो सेकंड पॉइंट है टू मेक अ, बल्कि आप ये लिख लें, आ जाए स्टेबिलिटी की डेफिनेशन लिख ली थी तो लिख लें, टू मेक अ बॉडी मोर स्टेबल following changes can be made. Following changes can be made. Number one, increase base area. ऑलराइट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बताना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है।
सिर्फ आपको बोलना होता है इंक्रीज द बेस एरिया। ऑलराइट, 2। सेकंड है, सेकंड पता है क्या है? सेकंड है लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर दें, यानी लोअर का मतलब है टू द ग्राउंड कर दें। लोअर करने का मतलब है टू द ग्राउंड। अब ये करने के दो तरीके हैं। ये देखिए आगे मैं लेकर से कनेक्टेड पॉइंट टू लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके लिए आप दो तरीके कर सकते हैं, टू ए एंड टू बी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कैसे करें? सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेंबर वो पॉइंट होता है जहां वेट एक्ट करता है, ठीक है? और यूनिफॉर्म लेट से ये एक सिलेंडर है, आपको पता है सिलेंडर है, लेट से ये पूरा सैंड से भरा हुआ है, पूरा सैंड से भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है। ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है ना वो बिल्कुल उसके सेंटर में लग रहा होगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सेंटर में। लेकिन अगर ये सिलेंडर के बजाय ये कोन है, रेड से बनाता है, ये अगर कोन है और उसमें सैंड भरी हुई है, ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करें कोन का शेप नेचुरली ऐसा है जिसमें बॉटम पे ज्यादा सैंड आ सकती है और टॉप के एरिया में कम सैंड आ सकती है, क्योंकि उसका शेप का वहां जगह कम है। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादातर मास किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है? बॉटम की तरफ। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ है, थोड़ा लोअर है, जमीन की तरफ है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है, ये एरो में वेट का बना रहा हूँ जहाँ पे वेट एक्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, तो उसका ऐसा शेप बनाए, ऐसा शेप डिजाइन करें कि उसका जो ज्यादा मास हो ना बॉडी का, वो बॉटम की तरफ हो। सो व्हाट इज द वन तरीका ऑफ मेकिंग a lower center of gravity is more mass. The object should have more mass at the bottom. और इसकी मैं बहुत ही अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप लोग ने इंटरसिटी ट्रैवल किया हो बसेस में, डेवो की बसेस होती हैं जो कि अच्छी बसेस हैं, वो वाली नहीं जो जो पहले होती थी, जिसमें जो सोरापकोट वगैरह से चलती हैं हैदराबाद वगैरह के लिए, और बड़े हादसा से दो चार होती हैं, वो नहीं। और क्या रीजन है हादसा होने के, टॉपल होने के? वो पुरानी बसेस, उसका रीजन भी सुने। देखिए जो पुरानी बसेस होती थी उसमें सारा लगेज कहाँ पे होता था? अगर आप नोटिस करें, वो छत पे होता था, और उसके ऊपर वो कपड़ा चढ़ा देते थे फिर, और छत पे सारे का सारा लगेज होता था। शायद इलीगल भी था, पता नहीं, एक लिमिट होती थी। लेकिन जो नई बसेस हैं, जितनी भी न्यू बसेस हैं, और ये न्यू का मतलब आज के जमाने की भी न्यू नहीं, इसको भी 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये उस वक्त से अकल आ गई है डिजाइनर्स के पास ऑटो इंडस्ट्री में, कि उसमें अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो डेवो हो गई या जो भी अच्छी बसेस हैं, उसमें जो जितना भी लगेज होता है वो कौन से कंपार्टमेंट में जाता है? वो सीटों के नीचे होता है, बॉटम में होता है। आपने नोटिस किया है, किसी ने देखी है बसेस ऐसी जिसमें जमीन बिल्कुल नीचे की तरफ लगेज होता है? सही कह रहा हूँ? हैज समबडी विटनेस दैट? उसका क्या रीजन होगा आपके ख्याल से? हाँ, बताएं। आई होप मैं अकेला अपने आप को तो नहीं पढ़ा रहा। क्या रीजन है उसका, क्यों बसेस नीचे रखी जाती है? व्हाई? बसेस नहीं, सॉरी, लगेज नीचे रखा जाता है। बसेस के बॉटम कंपार्टमेंट में क्यों लगेज रखा जाता है? उससे कैसे बस स्टेबल होती है? हाई स्पीड के ऊपर टर्न करेगी तो लेस चांसेस है कि वो टॉपल हो जाएगी। इसका रीजन ये है कि भाई उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करने के लिए, जितना मास बॉटम की तरफ होगा उतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा, ठीक है? तो ये रीजन है। इसी तरह जो पंचिंग बैग की मैं एग्जांपल दे रहा था, पंचिंग बैग्स में अगर आप नोटिस करें, बिल्कुल खाली होता है, ऊपर हवा भरी हुई होती है, लेकिन उसके बॉटम पे सैंड या कुछ हैवी चीज होती है, बहुत ज्यादा हैवी चीज होती है बॉटम पे। अब इतनी हैवी होती है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम जमीन के साथ चिपका हुआ होता है, तो आप उसको पूरा गिरा देते हैं, इट कम्स बैक, ठीक है? तो ये चक्कर है। ओके, जो और दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है, वो ये है कि आप बॉडी को काट दें। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन की तरफ करना चाहते हैं ना, आप ये कोन को कट कर दें। तो ये देखिए, मैं कोन को कट कर रहा हूँ, ये उठाया और ये पूरा कोन कट किया। अच्छा, अब इसमें कट कैसे होता है भाई?
ये देख, ये कर दिया कट और ये कर दिया कट। सही है, ये देखें ये गायब हो गया कोन। कोन ही मैंने कट कर दिया। जब कोन कट कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्दर लोअर हो जाएगा, पहले जितना भी था अब और नीचे चला गया, यहाँ हो जाएगा। दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप क्या करें, डिक्रीज डिक्रीज दी हाइट कम कर दें। जितनी कम हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, आप खुद नोटिस कर लें, फॉर्मूला वन रेसिंग कार में दोनों चीजें होती हैं। फॉर्मूला वन रेसिंग कार का बेस एरिया भी ज्यादा होता है, और फॉर्मूला वन रेसिंग कार की जो हाइट है वो भी एकदम कम होती है, जमीन से चिपकी हुई होती है। उन दोनों से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पहले से बेस एरिया बढ़ाने से डायरेक्टली स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और हाइट कम करने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होने से भी वो ज्यादा दूर तक के लिए फोर्स लगाई जा सकती है बिफोर इट क्रॉसेस द पिवट, बिफोर द वेट क्रॉसेस द पिवट। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं। लेट्स टेस्ट व्हाट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड। आज हम टेस्ट करते हैं क्या हमने सही समझा है या नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं हम। अच्छा हाँ, और एक और बात, अच्छा चलो, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से एक एग्जाम्पल बहुत सी याद आई। अगर आपने देखा हो सर्कस, सर्कस में एक आंटी होती है, वो रोप पे चलती हैं, अगर आपको याद हो। वो रोप पे चलती हैं, और रोप पे चलने के लिए वो क्या करती हैं पता है, वो शी होल्ड्स अ वेरी हेवी लॉन्ग रॉड एंड शी होल्ड्स इट नियर टू हर बॉटम। और उसका क्या रीजन है, उसका रीजन यही है क्योंकि वो इतनी हेवी रॉड होती है, उसकी वजह से उन आंटी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एकदम लोअर हो जाता है। ठीक है, और शी इट मेक्स हर मोर स्टेबल। हमें ऐसा लग रहा था रॉड पकड़ के और चलना मुश्किल होगा, हालांकि रॉड पकड़ के, वो जो हैवी रॉड उन्होंने उठाई हुई होती है और रोप पे चल रही होती है, वो हैवी रॉड पकड़ के चलना आसान होता है। सही है, आप भी चल सकते हैं अगर आप ट्राई करें कभी। उससे ये होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर इसलिए होता है क्योंकि वो रॉड बहुत हैवी होती है, और उसकी वजह से मोर मास इज एट द बॉटम एज कम्पेयर टू द टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। इफ यू रीड क्वेश्चन 1, अ गर्ल यूजेस पेपर क्लिप्स, a girl uses paper clips to balance a toy bird on her finger as shown. What is the effect of the paper clips? Now these are the paper clips over here. आपसे पूछा है कि क्या फायदा है इन पेपर क्लिप्स का, क्या अफेक्ट होगा इन पेपर क्लिप्स का। ठीक है, चले, क्या दे हेल्प टू रेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या ज्यादा मास एट द बॉटम करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होता है? नहीं, पेपर क्लिप्स का जो वेट है उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा, रेज नहीं होगा। दे हेल्प टू लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो हर फिंगर, यस ये हो सकता है। और दे डू नॉट अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बट इंक्रीजेस द वेट, ऐसा नहीं हो सकता। वेट इंक्रीज हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, कि व्हेन देयर इज मोर वेट एट द बॉटम ओनली। या तो आप वेट ऐसे ऐड करें किसी ऑब्जेक्ट में कि जितना वेट राइट साइड पे ऐड कर रहे हैं उतना ही लेफ्ट पे कर रहे हैं, उतना ही टॉप पे कर रहे हैं, उतना ही बॉटम पे कर रहे हैं। तो अगर हर जगह इक्वली वेट ऐड कर रहे हैं, मास ऐड कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बॉटम पे वेट ऐड करें, जैसे कि यहाँ पे पेपर क्लिप्स बॉटम पे ऐड होनी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लोअर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, 4 ग्लासेस हैं, दे आर फिल्ड विद लिक्विड। आपसे क्या पूछा है, विच वन इज लीस्ट स्टेबल। हमने जो 2 पॉइंट्स पढ़े हैं उनका ऑपोजिट जाना है हमें। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं विच वन इज मोस्ट स्टेबल, फॉरगेट लीस्ट। अक्सर बच्चे यहाँ पे आंसर मोस्ट का कर देते हैं और समझते हैं सही क्या है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले मोस्ट स्टेबल का आंसर कर दो। मोस्ट स्टेबल के D. लिए बेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो बेस एरिया ज्यादा किस किस का है, सी का और डी का। और बेस एरिया ज्यादा होने के साथ साथ इन दोनों का बेस एरिया सेम है, सी और डी का। लेकिन which one has more mass at the bottom, and that is option D. This is most stable। ठीक है, बिकॉज इसका बॉटम, अगर आप बेस ये देखें, यहाँ पे ज्यादा मास आ सकता है एज कम्पेयर टू टॉप, यहाँ पे इक्वली मास आएगा सी में। तो हम ऐसा ग्लास चाहते हैं जिसमें ज्यादा मास हो। ओके, और अगर हम लीस्ट स्टेबल की बात करें तो फिर आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, एंड विच वन वुड बी करेक्ट फ्रॉम ए और बी लीस्ट स्टेबल के लिए? A. B. सॉरी, ए बी? B.
B, correct. B is least stable. And what is the reason why B is least stable? एक तो चलो base Because area कम है. yeah, it makes जी. sense. But base For area is equally lower for A and B both. yes. No, Then you see why not A? on A, over there on A, the circle is wider down than up. It's getting smaller. Exactly. And So that that makes makes B less stable. least stable because B will contain more mass at the top as compared to the bottom. This is least stable. Yes. All right. Question number 3. Which one is most stable? So forget C, forget D. Oh, no, not D. Forget C and forget B because both of them has less base area. All right. C और D, B में तो less base area रह गए A और D. A और D में कौन more stable है? A का भी वही base area है जो कि D का base area. D. Ji, Sarah, you think it's D? Yes. That we have other guests also in the group. Just a second. Okay, so Anusha says it's D. Okay, Anusha. And who else? Dua and Leila, what do you guys think? Lavish, what do you guys think? G by D. A. Dua thinks it's A. And Lavish thinks it's A. Okay, and Leila does not think much these days. Okay, so the answer is because both of them are saying A, so I think we should go with the audience poll. The answer is A. We are talking about more stable, right? More stable. To have, अभी मैंने गाड़ी की बस की एग्जांपल दी थी कि वहां पे लगेज बॉटम पे रखते हैं ताकि मोर मास एट द बॉटम. तो कौन सा ज्यादा मोर स्टेबल है उसके लिए आप देखें कि यहाँ पे ज्यादा मास आ सकता है A में as compared to the top. So A will be more stable as compared to D. ठीक है, more mass at the bottom as compared to the. So A is the answer. All right. Okay. अच्छा एक और चीज रह गई. अच्छा वो याद आ गई जल्दी से उसको भी अब क्या कहते हैं डिस्कस कर लेता हूँ बिफोर एंडिंग द क्लास. ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4. हेलो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए. सवाल नंबर 4. सवाल नंबर 4. A piece of uniform card is suspended freely from a horizontal pin. At which of the point shown is its center of gravity? देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पे तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एकदम टॉप है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके जिसके सराउंडिंग में वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो. ठीक है, तो सारा का सारा वेट ए के नीचे है, सारा का सारा वेट डी के ऊपर है, तो डी भी नहीं हो सकता सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब आपके ख्याल से क्यों नहीं हो सकता? मैं रिपीट कर दूं. देखो वेट वो पॉइंट होता है जैसे कि ये कौन है, राइट? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ क्यों होता है? हालांकि ऊपर की हाइट ज्यादा है, H2 ज्यादा है H1 से, लेकिन ये हाइट तो ज्यादा है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ जगह कम है. डायमीटर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. उसका मतलब यहाँ पे वेट कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हालांकि हाइट ज्यादा है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट भी होता है जिसके अराउंड वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं. हमारे सिलेबस में दोनों एक ही चीज है. सो ए और डी कुड नॉट बी द पॉइंट्स. अब रह गए बी और सी. अब बी अगर आप नोटिस करें तो सेंटर से भी ऊपर है. ठीक है, और सी थोड़ा सेंटर से नीचे की तरफ. इसका सेंटर होगा कहीं यहाँ पे. सही, ये सेंटर है. ओके, सो आपके ख्याल से बी आंसर है या सी आंसर है? Let's move back to E? chat section. Anusha says it's C. Sorry, सारा आप क्या कह रही हैं? B. नहीं, मैं कह रही हूँ C है क्योंकि ये रेगुलर शेप है ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा.
हाँ लेकिन हर इरेगुलर का नीचे होता है, या जिसका मास ज्यादा बॉटम पे हो। समझ में भी नहीं आ रहा कहाँ पे ज्यादा मास होगा कि इतना irregular आई डोंट नो। अच्छा अब आप देखो इस कार्ड को गौर से देखो। इस कार्ड में जो कटआउट पीसेस हैं वो ज्यादा कटआउट पीसेस ऊपर की तरफ है, यानी कि नीचे ज्यादा कार्ड बचा हुआ है। अब आप नोटिस करो तो, है ना, कार्ड ज्यादा नीचे की तरफ है ना। देयर इज मोर मास एट द बॉटम और एट द टॉप। वेयर इज मोर मास, वेयर इज मोर पेपर, वेयर इज मोर विड्थ ऑफ द पेपर। टॉप पे बिलो ज्यादा है या बॉटम पे ज्यादा है? बॉटम देख लो आप। बॉटम वेयर इज मोर मास, बॉटम पे ज्यादा है ना। आपको नोटिस करो, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे राइट साइड पे भी ज्यादा दूर तक है, लेफ्ट पे भी ज्यादा दूर तक है। ये राइट साइड भी ज्यादा दूर है, लेफ्ट भी ज्यादा। और अगर आप ऊपर आओ तो देखो लेफ्ट साइड की जो लेंथ है वो कम हो गई है कि नहीं हो गई? यहाँ पे सिर्फ इतनी है। अगर बॉटम से देखो ये यहाँ तक है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम पे ज्यादा मास है, ज्यादा स्पेस है, ज्यादा पेपर वाइड है बॉटम पे। The width of the card is more at the bottom as compared to the top. Agreed or not? agreed So that means center of gravity should be at the bottom, more where there is more mass. Therefore, it should be below the center, which is called C. The point is C. ठीक है? Okay. क्या कह रहे हैं? Where is the center of the mass of the bus? Again, चलो इस question को आंसर करते हैं. The stability of a bus is tested by tilting it on a ram. The diagram shows a bus that is just about to topple. It is just about to topple. तो मुझे बताएं कि पिवट कहाँ होगा? पिवट जस्ट अबाउट टू टॉपल हो तो पिवट होता है, वेट लग रहा होता है बिल्कुल पिवट के ऊपर, राइट? देखें अगर ये, लेट सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट सपोज बी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो अगर आप यहाँ से ये एरो बनाए वेट का, तो ये तो क्या शो कर रहा है? इट शुड हैव टॉपल्ड ऑलरेडी, है ना? क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वजह से तो टॉपल हो चुका होना चाहिए था। ए पे भी अगर वेट लग रहा होता तो वो भी टॉपल हो चुका होता। सी पे वेट लग रहा होता तो एक परपेंडिकुलर एरो बनाए, जमीन की तरफ परपेंडिकुलर एरो बनाए, और वो शो कर रहा है टॉपल हो चुका होता। लेकिन अगर आप ये सी के ऊपर एरो बनाए, अगर हम कंसिडर करें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आप ऐसे एरो बनाए, ये शो कर रहा है हाँ अभी तक टॉपल नहीं हुआ, बस अब होने वाला है टॉप। समझ में आ रही बात? क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खुद बोला इट इज जस्ट अबाउट टू, it is just about to topple over. Agreed? So it is C. The answer is C. The reason is if you make a vertical arrow perpendicular to the ground, it will pass through this point, which is the pivot. Where is the pivot of the bus? This is the pivot of the bus. I hope you agree. This is the pivot of the bus. Why is this the pivot of the bus? Because the bus would turn off at this point. Okay? Understood? So these were some questions about stability, a little challenging questions also. But this is how you answer them. I hope it is understood. कोई question है यहाँ तक? नहीं है। Okay. इस तरह question number 8 देख लें. A metal cone with circular base is placed on a flat surface. The stability of cone depends on. Now we have 4 options. मैंने आपको 2 options बताए. Stability 2 चीजों पे depend करती है सिर्फ. Number 1 base area और number 2 center of gravity की location के ऊपर. लोकेशन क्या होनी चाहिए उसकी? लोअर होनी चाहिए. लोअर करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके. वो एक है हाइट कम कर दो, एक है मोर मास एट द बॉटम. अब देख लेते हैं यहाँ पे आंसर. क्या मैंने आपको बताया कि वेट चेंज करने से या वेट पे डिपेंड करती है? नहीं. ठीक है. द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोन डिपेंड्स ऑन वेट ओनली? नो. द डायमीटर ऑफ इट्स बेस एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्या ये बात सेंस बना रही है? यस. ऑप्शन बी मेक सम सेंस. व्हाई? बिकॉज द डायमीटर ऑफ द बेस का मतलब है बेस एरिया, क्योंकि उसका जो डायमीटर होगा, और जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज्यादा बेस एरिया होगा, राइट? सो द डायमीटर ऑफ द बेस यानी कि बेस एरिया से ज्यादा हो जाएगा, एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यस, बी मेक सेंस. सी कह रहा है सिर्फ बेस एरिया पे फर्क पड़ता है? नहीं. और डी कह रहा है सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है? नहीं. ठीक है, तो ऑप्शन इज बी, सेकेंड ऑप्शन.
Understood? All right. Question number 9. Very quickly. Question number 9. Question number 9 में कह रहा था diagram shows 4 shapes cut from the same piece of card. Same piece का मतलब है density same है, हर card की density same है. Which shape has its center near to the base? कह रहे कौन सा वाला shape है जिसमें center of gravity lower होगा, near to the base होगा, lower होगा. तो कौन सा होगा? लोअर करने के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए. सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने के लिए 2 पॉइंट्स बताए. एक तो है हाइट कम कर दो, ऑब्जेक्ट की हाइट, या सबकी हाइट इक्वल है. तो ये पॉइंट तो यहाँ वैलिड ही नहीं है. हाइट देखें, अब सबकी इक्वल हाइट है, इसकी भी वही हाइट है, इसकी भी वही हाइट है. ठीक है, सबकी हाइट इक्वल. और दूसरा पॉइंट क्या था सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने का? क्या तरीका था? वो बस वाली एग्जाम्पल थे. और बस में वाली एग्जाम्पल में क्या होता है? मोर मास शुड बी एट द बॉटम, यानी कि नियर द बेस. तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा मास बेस के ऊपर है? बताइए, ए, बी, सी या डी? C. जी हाँ, and the answer is C because more mass at the base. Good answer. Question number 10, 11 सब करेंगे हम, टेंशन नहीं है. Question 10. Which cone is most stable? जल्दी से आंसर कर दे. Which cone is most stable? Question number 10 में 2 पॉइंट्स दिमाग में रखने. बेस एरिया के मुताबिक पहले तो कैंसिलेशन कर दें. ए और बी को एलिमिनेट कर दो, राइट ऑफ, खत्म हो गई बात. और डी को भी एलिमिनेट कर दो. सिर्फ एक है जिसका बेस एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेस एरिया वो जो है ना वो जीत चुका है. ठीक है, तो आंसर इज सी. क्वेश्चन 11 आप आंसर करेंगे. ओके, 11 गॉट अ मैसेज. अच्छा, 11 का आंसर बता दिया अनुषा ने, बी. लेट्स सी. क्वेश्चन 11 लीस्ट, खुद पढ़ लें बल्कि क्वेश्चन 11 और आंसर कर दो. जी भाई, डन, पढ़ लिया. जी भाई, लेविश क्या आंसर है क्वेश्चन 11 का? Moving on to chat section. दुआ से ए, अनुषा से सी, बी, ए. अनुषा आपने सारे ऑप्शंस ले लिए हैं, एक रह गया है, वो भी डी भी रह गया, सिर्फ डी रह गया, वो भी बोल रहा है. ऑल राइट, लेविश से ए. और जो है ए, ठीक है, सारा से ए करेक्ट. A is the answer. No, 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 no. Wait. Let me check. Which chair is least stable? मैंने तो देखा ही नहीं. Least stable के लिए बेस एरिया कम होना चाहिए. C गलत हो जाएगा, उसमें बेस एरिया ज्यादा. B गलत हो जाएगा, बेस एरिया ज्यादा. रह गया D और A. मोर मास एट द टॉप होगा तो वो लीस्ट स्टेबल होगा. पुरानी बसें, पुराने जमाने की. तो A आंसर है सही. आप लोगों ने सही आंसर किया. द आंसर इज A. Correct, you have all understood. Only the last part, I'll just take 3 more minutes and then this topic will be done and dusted till CAIs. I will not take it up again. ठीक है, ना आप लोग बोर हो जाएंगे. बट आई वुड सजेस्ट आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें इसके क्वेश्चन. आइदर गो टू रोफ का टॉपिकल सेक्शन खोलना. आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट रोफ. भाई रोफ पे जाए, उस पर जो मेरा ऐड है पहले केमिस्ट्री में आता था, वो फिजिक्स में आ चुका है. तो यू डू नॉट नीड टू गो टू केमिस्ट्री नाउ. पहले वरना मैं आपको बोलता था केमिस्ट्री खोलें, ऐड देखें और फिर फिजिक्स पे आए. अब आपको इंशाल्लाह ऐड फिजिक्स की ओ लेवल्स में ही मिल जाएगा. ठीक है मेरा. ओके, तो रोफ पे चले जाएं या फिर मेरे पास पेपर्स खोल लें यहाँ से. जैसे आपको सही लगे. मगर अब टर्निंग अफेक्ट के क्वेश्चंस आपको खुद से सर्च करने, ढूंढ के निकालने, चैलेंजिंग क्वेश्चन निकालने और उसको अटेम्प्ट करना है. और फिर मुझे बताना है कि आपसे नहीं हुए. तो आई ऑल्सो हैव टाइम दीज डेज, सो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट in your queries. Last part is very easy, and that is experiment to find center of gravity of a 2D. 2D का मतलब होता है जो piece of paper होता है ना, वो 2D होता है. और कॉपी 3D होती है, क्योंकि कॉपी की हाइट भी होती है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, वैसे तो हर ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, लेकिन जिसकी बिल्कुल ना हो ना, बिल्कुल कम हो हाइट, हो ना होने के बराबर, हम उसको 2D ऑब्जेक्ट बोल देते हैं. ठीक है, हाइट नेग्लिजिबल है, जैसे कि पेपर है, जैसे कि कारपेट है. लेकिन डस्टर है, ये 3D है. पेन 3D है.
जिसकी लेंथ और विड्थ के मुकाबले में उसकी हाइट नेग्लिजिबल ना हो, वो 3D शेप। आई होप ये थोड़ी सी मैथ्स वाली बात समझ आ गई। तो 2D पीस ऑफ पेपर है, और इस 2D पेपर का अगर थोड़ा हार्ड हो, यानी कि कार्डबोर्ड टाइप हो, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। अब मुझे तो मुश्किल वर्ड से नफरत है, लेकिन इसलिए मैं उसको बाद में वर्ड को बताता हूँ, और वो वर्ड है लैमिना। लेकिन उसको सीधा सीधा पेपर बोल दें तो बात हो जानी चाहिए थी। पेपर बोल देते, कार्डबोर्ड बोल देते। कार्डबोर्ड आई थिंक शुड बी अ सिनोनिम फॉर लैमिना। एनीवेज, सो व्हेन दे से लैमिना, इसका मतलब कोई और चीज नहीं है, ये सिर्फ पेपर की, कार्डबोर्ड की बात हो रही है, 2D पीस ऑफ पेपर की। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, और अगर ये इरेगुलर हो, अगर रेगुलर हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेट्स सपोज अगर एक रेगुलर 2D रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? आप क्या करेंगे? बहुत आसान, आप एक स्केल उठाएंगे, स्केल से लेंथ मेजर करेंगे। लेट्स से अगर ये 8 सेंटीमीटर है और ये अगर 6 सेंटीमीटर है, हालांकि ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसके बिल्कुल सेंटर में चले जाएं आप, यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ उसका वेट लग रहा होगा, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर है, हर जगह हर तरफ वेट इक्वली डिस्प्लेस्ड है। यानी कि ये राइट साइड से कितना दूर होगा? यानी कि यहाँ ये होगा 3 सेंटीमीटर, और ऊपर से ये होगा 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेंटर में। सही कह रहा हूँ? लेकिन अगर ये इरेगुलर पेपर है, जैसे कि ये कुछ इस तरह का मैंने कट आउट कर लिया, लेट्स से व्हाई इज इट नॉट राइटिंग, ये कुछ इस तरह का पेपर है, सही। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा लोअर हो चुका होगा, वो गिर चुका होगा, वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा उसका। अब उसको निकालने का तरीका सुन लें, क्या है? बहुत आसान है, आपको 2 होल्स करने हैं। कितने होल्स करने हैं इसके ऊपर? वी हैव टू ड्रिल 3 होल्स। वैसे तो 3 करने होते हैं, तीसरा सिर्फ चेक करने के लिए होता है। एक्सपेरिमेंट के लिए 2 होल्स काफी है। तो मैं एक यहाँ पे होल कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा, उसका नाम है क्यू होल। इस होल का नाम रख ले, एक होल का नाम पी रख लिया, एक क्यू रख लिया, और एक को रख लिया आर। तो 3 होल्स कर ले। फिर क्या करना है, एक पिन से, एक पिन लेनी है, और पिन से इसको हैंग कर देना है, ठीक है। और ये पीछे इसके रिटॉर्ट स्टैंड, अगर मैं यूं ड्रॉ करूं, ड्राइंग काफी मुश्किल कॉपरेट करके समझ आने वाली है। सही, तो ये मैंने पिन लगा दिया, दिस इज अ पिन, एंड आई हैव अप्लाइड अ पिन थ्रू द होल एट पी, एंड दिस लैमिना इज हैंगिंग। और हैंगिंग के लिए जो वर्ड है फिजिक्स में, अगेन एक मुश्किल वर्ड है, और वो है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है हैंग, सही है। हालांकि स्कूल वाला सस्पेंड नहीं है, ये हैंग वाला सस्पेंड, ठीक है। सस्पेंड करें लैमिना को थ्रू द होल एट पी, फ्रीली सस्पेंड होना चाहिए। सही, कैसे सस्पेंड होना है? कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एबल टू रोटेट फ्रीली। और जब आप इसको सस्पेंड करेंगे, आपको उसके बाहर एक वो लगा देना है, पेंडुलम लगाना है, पेंडुलम भी लगाना। पेंडुलम होता है एक हेवी सा वेट और रस्सी से जुड़ा हुआ, उसको पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या करना है आपको कि ये पेंडुलम की जो पीछे जो लाइन है, इसको ट्रेस करनी है। वी हैव टू ट्रेस द लाइन बिहाइंड द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस पेंडुलम को निकालना है, और अब इस दफा यही प्रोसेस क्यू के ऊपर करना है। नाउ वी हैव टू हैंग द लैमिना थ्रू द होल एट क्यू। जब हम ये करेंगे, इफ वी हैंग इट थ्रू क्यू, तो और फिर पेंडुलम के पीछे वाली लाइन को ट्रेस करेंगे, तो वो लाइन कुछ इस तरह से निकलेगी। जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैंने आपको वो बात बताई थी कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन में वर्ड कौन सा यूज करे, कौन सा वर्ड यूज करे? एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है देयर इज 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट। हाउ कैन यू मेक श्योर दैट योर एक्सपेरिमेंट वाज करेक्ट, एक्यूरेट? तो क्या करेंगे? वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट with the same holes? No, we repeat the experiment through the hole at R, another hole. And if the line, this time the line behind the pendulum passes through the same center of gravity, that means the experiment was correct. Okay, so this is why we use the third hole. Very quickly write down about it, and then we'll end the class. All right, इसके बारे में लिख लें इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि स्टार एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना, जल्दी से लिख लें। सस्पेंड, नहीं, इससे पहले क्या लिखे? सस्पेंड से पहले लिख लें जल्दी से। ड्रिल
3 small holes P, Q, and R on sides of lamina. On corners of lamina. सही है. आपको उसको फ्रेज में लिखना होता है, पॉइंट्स में नहीं लिखना होता. लिख लिया? एक सेकंड. ओके, सेकंड पॉइंट लिख लें. सेकंड पॉइंट ये लिख लें कि सस्पेंड. सस्पेंड का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया. हैंग द लैमिना. Suspend the lamina through the hole at P and attach as a pendulum. Trace the pendulum की string को क्या बोलते थे यार वो? Trace the plumb line. Trace the जो ये जो पेंडुलम की जो स्ट्रिंग होती है ना उसको प्लम लाइन बोलते हैं. ट्रेस द प्लम लाइन ऑन लैमिना. ठीक है. फिर क्या करना है? रिपीट द प्रोसेस एट Q. जो P पे किया वही प्रोसेस Q पे करनी है. The point of intersection of plumb lines represent center of gravity. आखिरी point to confirm, repeat process at R. The plumb line must pass through center of gravity. Yeah, same point of intersection. The same point of intersection. Is this understood? These are the steps. I hope you can interpret my, decode my writing. Done? If yes, then I'll see you tomorrow same time.